आइए आज हम इंडियन फ्लैग और इंडियन नेशनल सिंबल के बारे में जानें। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में देखा जाए तो उस समय के कांग्रेस के ध्वज का ही ये रूपांतर है, जिसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया था। झंडे में ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे का पट्टी हरे रंग का होता है। सफेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला एक चक्र होता है जो गहरे नीले रंग का होता है। इसे धर्म चक्र भी बोला जाता है और यह अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ के सिंह के पदस्थल से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। आइए मुख्य बातों को मतलब ध्वज के मुख्य बातों को एक नजर झटपट देख लें। हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस तरह बनाया जाएगा, किस तरह इसका इस्तेमाल होगा, इसका संपूर्ण विवरण भारतीय ध्वज संहिता में लिखा गया है। एक बात विशेष तौर पर नोट करें, कानूनतः राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी कपड़े से ही बनना चाहिए। कागज या प्लास्टिक पर बना ध्वज गैरकानूनी होता है। आज जो हम राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं, उसके विकास के पीछे भी एक इतिहास है। आज के ध्वज जो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, उसमें केवल 2 रंग होते थे, लाल जो हिंदू का प्रतीक था और हरा जो मुसलमान का था। ये 2 रंग वाला झंडा 1921 में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को सुपुर्द किया था। महात्मा गांधी के कहने पर बीच में सफेद रंग को जोड़ा गया था, जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक के रूप में जोड़ा गया था। एक बात को जरूर जेहन में रखें, सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज अर्थात 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा, यह पूरे देश में केवल 3 किले पर ही फहराया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में, कर्नाटक के नारंगढ़ किला में और महाराष्ट्र में स्थित पन्हाला किले में फहराया जाता है। सबसे पहले 1951 में भारतीय मानक ब्यूरो ने हमारे ध्वज के निर्माण और इस्तेमाल के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए और 1968 में इन पर कुछ और भी कड़े नियम बनाए गए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 1857 से ही जो प्रथम स्वाधीनता का संग्राम बोला जाता है, उसी वक्त से सोचा जा रहा था, मगर प्रथम इसका शुरुआत 1900 साल के बाद ही हो सका। आइए पहले अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल भारत के लिए झंडे का कुछ रूप देखें। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपरोक्त झंडा का इस्तेमाल किया। बाद में जब ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना हुकूमत करना शुरू किया तो उन्होंने झंडा में थोड़ा सा फेरबदल किया। 1850 के बाद ब्रिटिश नौसेना ने भारत के लिए लाल रंग के जगह गहरे नीले रंग का प्रयोग करने लगे। यह रहा अंग्रेजों के शासन काल में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ध्वजों की संक्षिप्त विवरण। आइए अब जाने कि स्वाधीन आंदोलन के इस्तेमाल किए गए ध्वजों का संक्षिप्त लेखा जोखा। इतिहास के विवरण से हम पाते हैं कि पहला ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा 1904 में बनाया गया था। इस झंडे को 7 अगस्त 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया था। यह भी तिरंगा था, ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल। ऊपर 8 कमल थे, मध्य में वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र के आनंद मठ से लिया गया था और नीचे चांद और सूरज बना हुआ था। 1904 के बाद दूसरा ध्वज की रूपरेखा 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में फहराया था, जिसे बर्लिन अधिवेशन बोला जाता है। यह भी भगिनी निवेदिता के झंडे के अनुरूप ही था। ऊपर 8 कमल के जगह केवल 1 कमल था और 7 तारे थे जो सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। फिर रंगों में के पट्टी में भी कुछ फेरबदल था।
अब देखें होम रूल मूवमेंट जो 1917 को हुआ था। इस समय डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा इस झंडे का इस्तेमाल किया गया था, जो ब्रिटिश झंडे के ही अनुरूप था। 1921 में विजयवाड़ा अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने 2 रंगों का झंडा दिया, जिसे गांधी जी के सुझाव से आज के झंडे के रूप में विकास हुआ। 1931 अर्थात 1921 के ठीक 10 साल बाद जो ध्वज आप देख रहे हैं, इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था। याद रखें, उस वक्त हम गुलाम थे एवं स्वाधीनता तो केवल एक कल्पना मात्र था। आज के राष्ट्रीय ध्वज में केवल फर्क है चरखे का। इस कारण कांग्रेस ने इसे अपने दल के ध्वज के रूप में इस्तेमाल शुरू किया था। बाईस जुलाई 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 के ठीक 24 दिन पहले संविधान सभा में कांग्रेस के झंडे में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र डालकर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमारे झंडे को स्वीकृत कर लिया गया और इसी झंडे को 15 अगस्त 1947 में पहले फहराया गया। आइए अब राष्ट्रीय ध्वज के सारे प्रतीकों पर एक नजर डालें। केसरिया रंग शक्ति और साहस, और अगर देखा जाए तो केसरिया रंग हिंदुत्व का भी परिचायक है, क्योंकि ये गेरुआ वस्त्र उसी का रूप है। श्वेत रंग शांति का है। धर्म चक्र सत्य और गतिशील जीवन का प्रतीक है। हरा पट्टी उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल के कुछ विधि निषेध को भी जान लें। सन 2002 के पहले झंडा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आम जनता फहरा सकते थे, मगर उद्योगपति नवीन जिंदल के जनहित याचिका दायर की, जिसके आधार पर 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, जिसके कारण अब कोई भी भारतीय किसी भी दिन झंडा फहराने के नियमों को पालन करते हुए झंडा को फहरा सकता है। याद रखें, 26 जनवरी 2002 के बाद 5 जुलाई 2005 में भारतीय ध्वज संहिता में फिर संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार कमर के ऊपर पोशाक एवं वर्दी के रूप में झंडे का इस्तेमाल करने का अनुमति दिया गया, मगर कमर के नीचे जंगिया, रुमाल, तकिए के खोल के रूप में आज भी आप झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जान लें, वाहन पर हर कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये एक विशेषाधिकार है जो कुछ एक अधिकारी, संसद के सदस्य, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जल स्थल एवं वायुसेना के कुछ एक अधिकारियों को ही यह प्राप्त है कि वो अपने गाड़ी में, अपने वाहन में ध्वज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना राष्ट्रीय ध्वज गाड़ी के बोनेट के मध्य में होना चाहिए, और अगर किसी दूसरे देश के ध्वज के साथ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कार के दाहिने की ओर होना चाहिए। आइए अब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे नेशनल सिंबल बोला जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त जान लें। पहला है राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। ये मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पार्वोकिस्तातुस। पार्वोकिस्तातुस। राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर, यह कमल है,
वैज्ञानिक नाम है निलंबो नूसीपेरा गेर्टन। निलंबो नूसीपेरा गेर्टन। पेड़ पौधे के विविधता के मामले में विश्व में भारत का स्थान 10वां है और एशिया में चौथा स्थान है। याद रखें, भारत में 47,000 वनस्पति की प्रजातियां पाया जाता है। राष्ट्रीय पेड़ नेशनल ट्री यह बरगद या बैनियान ट्री बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम यह गाना गाया गया था। राष्ट्रगान के रूप में यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस गीत में 5 पद हैं और गाने में 52 सेकंड लगते हैं। संक्षिप्त में भी यह गाना गाया जाता है, जिसमें केवल 2 पद ही गाए जाते हैं और इसमें 20 सेकंड लगते हैं। हमारा राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर है गंगा, 2510 किलोमीटर लंबा। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथ के नाम से यह निकलती है और अलकनंदा जब उससे आकर मिलती है तो यह गंगा बन जाती है। इससे जो प्रमुख नदियां आकर मिलती हैं वो है यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। गंगा बेसिन विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है और 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। गंगा पर केवल 2 ही बांध है, एक हरिद्वार में और दूसरा फरक्का में। इस नदी में डॉल्फिन, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, बहुतायत से पाए जाते थे, जो अब संकटापन्न जंतु के रूप में चिन्हित हो गए हैं। गंगा बंगाल के खाड़ी में मिलने के पहले सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया, जो विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल मीठे पानी का डॉल्फिन है। वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। यह एक स्तनधारी मछली है, अर्थात अंडे के जगह पे सीधे बच्चे का जन्म देती है। स्थानीय भाषा में इसे सुसु भी कहते हैं, जो इसके सांस लेते समय आवाज से पैदा होती है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में डॉल्फिन को संरक्षण दिया गया है एवं इसके लिए इसका शिकार अवैध और गैरकानूनी है। हमारा राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक द्वारा बनाया गया सिंह स्तंभ के अनुरूप है। सिंह स्तंभ में वास्तव में 4 सिंह होते हैं, जिसका मुंह चारों दिशा की तरफ होता है, मगर चित्र में हमें केवल 3 सिंह को ही देखने को मिलता है। सिंह स्तंभ में 4 जीव होते हैं, एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह। यह अशोक के स्तंभ में इन जीवों के उभरे हुए चित्रों के मध्य 24 तीलियों वाला चक्र होता है, जिसे धर्म चक्र बोला जाता है। मगर हमारे जो राजकीय प्रतीक का जो चित्र होता है, उसमें केवल हमें 3 सिंह का ही मुंह देखने को मिलता है। चौथा सिंह चूंकि पीछे की तरफ का होता है, इसलिए वो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही हमें घोड़ा और सांड ही देखने को मिलता है, और 2 जो है चूंकि वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, इसलिए देखने को नहीं मिलता है। इस फलक के नीचे मुंडकोपनिषद मतलब मुंडक उपनिषद से लिया गया एक वाक्य होता है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है, अर्थात सत्य की ही विजय हो। 26 जनवरी 1950 को
राजकीय प्रतीक को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे सरकारी सिविल कैलेंडर भी बोला जाता है। ग्रेगोरियम कैलेंडर का मतलब है अंग्रेजी कैलेंडर, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च जो महीने होते हैं। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हमारे देश में अपनाया गया था। शाका कैलेंडर में वर्ष का पहला माह चैत्र होता है और पहला दिन 22 मार्च। शाका कैलेंडर अर्थात राष्ट्रीय पंचांग में साल का अंतिम महीना फाल्गुन होता है और पहला दिन 20 फरवरी होता है। लीप ईयर में चैत्र 31 दिन का होता है और वर्ष का पहला दिन 22 मार्च के जगह 21 मार्च से शुरू होता है। राष्ट्रीय जानवर, नेशनल एनिमल। राष्ट्रीय जानवर हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है। वैज्ञानिक नाम है लियो टिग्रिस। हमारे देश में बाघ के 8 प्रजाति पाए जाते हैं, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर प्रमुख है। बाघ की संख्या में कमी आने के कारण अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू किया गया था। अभी भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 27 आरक्षित क्षेत्र हैं, जो कुल 37,761 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान देंगे, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, तो राष्ट्रीय गीत 2 हैं। पहला वंदे मातरम सुजलांग सुफलांग मातरम। इस गाने के लेखक श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कहा जाता है कि बंकिम बाबू जब डेप्यूटी कलेक्टर हुआ करते थे, अर्थात ये 1870 से 1880 दशक के समय का बात है, उस वक्त अंग्रेजों का नियम था कि हर समारोह के उद्बोधन के वक्त में एक गाना गाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन, अर्थात प्रभु मेरे महारानी को रक्षा करो, जो ब्रिटेन के महारानी के संबंध में हुआ करता था। बंकिम बाबू इस गाने से परेशान थे और उन्होंने 1876 में संस्कृत एवं बंगला में वंदे मातरम गाने का प्रथा को शुरू किया। 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इस गाने को गाया था। शुरुआत के दौर में गाने में केवल 2 पद ही हुआ करते थे। 1882 में श्री बंकिम चंद्र ने जनता को जागृत करने के लिए आनंद मठ उपन्यास लिखा था, जिसमें उपन्यास के एक सन्यासी किरदार भवानंद ने इस गाने को गाया था। यह गाना इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर स्वाधीनता सेनानी के जवान पर होता था। 1896 से लगभग हर कांग्रेस अधिवेशन में, जैसे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन में यह गाना गाया गया था। यह गाना राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति केवल इस कारण से नहीं दिया गया क्योंकि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में दिखाया गया था, जिस कारण इस गाने में मुसलमानों को आपत्ति हो सकता था। इस कारण 1937 में जब हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था, तभी से विवाद और चिंतन का विषय बना। एक कमेटी का भी गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष थे नेहरू और प्रमुख सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और उनके सिफारिश पर वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का तर्ज मिला, मगर प्रथम 2 पदों के लिए और साथ ही साथ
मोहम्मद इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गाने को भी राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। एक तथ्य को और भी याद रखेंगे, वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, आम है। वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। हमारे यहाँ आम के 100 प्रजाति पाए जाते हैं। अगर बोला जाए तो यह हमारे देश का ही फल है तो कहीं अतियोक्ति नहीं होगा। कालिदास से लेकर अलेक्जेंडर, चीनी धर्मयात्री वेंगसांग, सबने तारीफ के पुल बांधे। अकबर ने तो दरभंगा में 1 लाख आम के पौधे को लगाकर लखी बाग का निर्माण किया। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, हमारा हॉकी है। कभी हमारा देश हॉकी का जादूगर बोला जाता था। हॉकी में हमारा स्वर्णिम युग था 1988 से 1956, 28 साल। और इन 28 सालों में हमारे खिलाड़ियों ने विश्व को अचंभे में डाल दिया था। हमारे देश के पास 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें 6 पदक मिले 1988 से 1956 के दौरान। अर्थात इन वर्षों में हमें पूरे विश्व में कोई देश एक बार के लिए भी हरा नहीं पाया। और ये इतिहास रचने का प्रमुख श्रेय जाता है भारत के हॉकी खिलाड़ी के जादूगर ध्यानचंद जी को, जो किसी जादूगर से कम नहीं थे। उनके समय में भारत ने कुल 192 गोल किए थे, जिसमें 100 गोल ध्यानचंद ने अकेले किए थे। 1856 के बाद 1964 टोक्यो ओलंपिक और 1980 मॉस्को ओलंपिक में भी हमें 2 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। हमारे राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को देखें। 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इस डिजाइन को एक ओपन कंपटीशन के दौरान डी उदय कुमार से प्राप्त किया गया था। इस चिन्ह में हिंदी र शब्द है और रोमन का आर मिश्रित है, और मध्य का क्षैतिज रेखा हमारे राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।